क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आगे बढ़ेंगे हम। तो लेक्चर नंबर 12 में आज हम देखने वाले हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, लिंकेज का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या होता है, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है क्यों अपोजिट होते हैं, फिर ये भी देखेंगे हम कि लिंकेज को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे रिकॉम्बिनेंट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिंकेज वैल्यू क्या होता है। तो बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट लिंकेज के ऊपर समझेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एकदम अटेंटिव होकर सुनिएगा, ठीक है ना, इधर उधर मत देखिएगा, अटेंटिव होकर सुनिएगा। और क्योंकि आज के लेक्चर में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है लिंकेज के। और लिंकेज एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है बेटा उन्होंने उसको, तो वो हमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा समझना है हमको। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 100% एनसीईआरटी आपको कवर करना है बेटा, ताकि जिससे कि आपके 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आते हैं उसमें से अभी मानकर चलिए आपकी जो है 2020 में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन तब भी हम यदि पुराने ट्रेंड को दिमाग में रखें तो 80 से लेके 85 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से होते हैं बेटा। तो इसलिए एनसीईआरटी पूरा ध्यान से कवर करना है हमें, और जो है सेफर साइड लेते थोड़ा इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा भी दिमाग में रखना होता है। ठीक है ना, तो आज हम क्या देखने वाले, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज और लिंकेज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। ठीक है, और आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट जिसमें आपने मेंडल के क्वेश्चंस दिए थे उसको एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा, और आपने इंटरेक्शन ऑफ जीन के ऊपर भी एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट दिया उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। बिल्कुल बेटा, मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम अपना थोड़ा सा जो रेगुलर शेड्यूल है ना, बड़ा ऑलरेडी बड़ा हाईली ऑक्यूपाइड है, तो इसमें अलग से कोई लेक्चर डालने का गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं होता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो वीकेंड में कभी मैं इसको आपके जो परफॉर्मेंस शीट उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जो डीपीपी में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक चीज मुझे जो है वो आपके लिए करना है ताकि आप बेहतर रिजल्ट में परफॉर्म कर सके। ठीक है ना बेटा, मतलब अभी टारगेट क्या हमारा 360 आउट ऑफ 360 एंड 720 आउट ऑफ 720, समझ गए ना। चलिए, तो एक काम करते हैं और समय खराब नहीं करते हैं, लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जहां पर हम देख चुके हैं कि मेंडलिज्म क्या होता है, और हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म को भी देखा, हमने प्लियोट्रॉफी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या होता है, मॉडिफायर जीन एक्शन क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, डुप्लीकेट जीन एक्शन क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। कई सारे फंडामेंटल्स को हमने यहां पर क्लियर किया, और हमने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी लगाकर देखा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अनुवांशिकी की कहानी में। तो स्टोरी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये आता है कि इंटरएक्शन ऑफ जीन्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा, हमने प्लियोट्रॉफी को देखा, हमने इंटरएक्शंस ऑफ जीन्स को देखा हमने यहाँ पे, और अब हम आगे बात करेंगे लिंकेज के ऊपर। लेकिन लिंकेज क्या होता है उसके पहले हमें जानना होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, कि वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा क्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम जो है वो अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करेंगे उन जीन्स के बारे में। ध्यान से बात सुनिए के, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको जेनेटिक्स में जो कुछ भी बतलाया है ना, वो एक सिद्धांत पर आधारित था कि फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, कारक अलग अलग होते हैं। ठीक, तो अभी तक जीन्स जो हैं यानी एक दोनों, हमने आपसे कहा था कोई दो कैरेक्टर थे, दोनों के जीन अलग अलग वो सेग्रीगेट कर रहे थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक क्रोमोसोम पर, चूंकि हमें मालूम है एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन हो सकते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम क्या होता है, एक लंबा कंडेंस डीएनए होता है, और डीएनए का एक हिस्सा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है वो एक जीन होता है। तो एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, तो ये तो वैसी बात हो गई जैसे कि एक बस में कई सारी सवारियां बैठी हुई हैं। अब बस मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, मान लो बस इंदौर से भोपाल जा रही है,
ठीक है, आपके पटना से जो है बस जो है वो किसी और जगह पर जा रही है, तो जो बस है, जैसे सवारियां, बस मान लो एक सिंगल कोई स्टॉप बस का बीच में नहीं है कि भोपाल से इंदौर डायरेक्ट बस को जाना है, तो सारी सवारियां भोपाल से इंदौर ही पहुंचेंगी। ऐसा तो है नहीं कुछ सवारियां अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगी, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे एक वाहन पर जो सवार बैठे होते हैं, जो सवारियां बैठी होती हैं, वो एक ही जगह पर पहुंचती है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि एक क्रोमोसोम एक वाहन के समान है, एक व्हीकल के समान है, उसके ऊपर जीन्स बैठे होते हैं, जीन उसकी सवारियां है, जहां वो वाहन जाएगा सवारियां वहीं पहुंचेंगी। ठीक है, क्लियर? जब तक कि सवारियों को आपस में हम बदल ना दें, जब तक कि सवारियों को आपस में हम बदल ना दें। तो चलिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम आगे इस पर दोबारा से बात करेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि यह भी पॉसिबल है कि कई सारे जीन ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, हमने बात किया था, हमने देखा था कि एक्सट्रीम्स आर रेयर और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो हमको अधिक देखने मिलते हैं। हमने ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बात किया था, हमने कहा था कि जो अलग अलग शेड मिलते हैं ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कारण होता है। तो हमने देखा था, हमने कहा था यदि सभी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तो डार्क कलर होगा स्किन का, और जो है कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो जो है वो व्हाइट कलर होगा स्किन का। क्लियर? ठीक है, चलिए, अब आपके होमवर्क में आज मैंने आपको कुछ एमसीक्यू दे रहा हूं, उठ के बताइएगा मुझे आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको होमवर्क में, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक वंशागति में द ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय, के लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, ध्यान से बात सुनिए के, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ट्रेट्स या लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए मल्टीपल एलिल्स एट अ सिंगल लोकस, के एक ही लोकस पर पाए जाने वाले कई सारे एलिल। ऑप्शन बी द इंटरैक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स, कई सारे जीन की अनोन्य क्रिया। ऑप्शन सी टू डोमिनेंट एलिल्स ऑन ए जीन, एक जीन के दो प्रभावी एलिल। ऑप्शन डी वन जीन बीइंग मास्क्ड बाय अनदर, एक जीन को दूसरा जीन दबा देता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के आंसर कमेंट में लिख भेजना है कि कोई आलस नहीं चाहिए मेरे को। कि हाउ मेनी डिफरेंट एलील कॉम्बिनेशंस कैन पॉसिबली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर ए पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट जीन्स विथ 2 एलील पेयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे? हिंदी में बोलता हूं उसको मैं। बतलाइए कि कितने विभिन्न प्रकार के एलील संयोजन बनेंगे यदि 2 पेरेंट जो कि पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस हो और ये लक्षण 3 अलग अलग जीन के द्वारा नियंत्रित हो और हर एक जीन का अपना एक एलील का जोड़ा हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऑप्शन है 5, 7, 54 एंड 64। क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर लिख भेजिएगा। चलिए, तो अभी बात करते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर बात करते हैं। एक बार पहले भी इसका जिक्र आया था, तो मैंने कहा था मैं आगे और उस पर बात करूंगा दोबारा से, तो दोबारा हम यहां पर लौट कर आए हैं मिनट के। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट थे शटन एंड बॉवेरी, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मॉर्गन ने। के याद रखिएगा के, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे सही आंसर है शटन बॉवेरी एंड मॉर्गन। के नहीं दे रखा हो तो आंसर है इसका शटन एंड बॉवेरी के। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को शटन एंड बॉवेरी ने दिया, और थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने प्रूफ किया, इसके इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रमाणित किए। ठीक है, देखिए सटन और बॉवेरी की जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी इनहेरिटेंस की, मतलब वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब बेटा ये हो गया कि मेंडल बोलते थे कि कारक या फैक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। जब गैमिट बनता है तो फैक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, ऐसा मेंडल ने कहा था, और हमने कई बार पढ़ा है इस चीज को। क्लियर? कोई डाउट नहीं से बेटा, है ना? ठीक है, अब जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि यार देखो, जब गैमेट बनता है ना तो हमको जो है वो एलील सेग्रीगेट होते हुए डायरेक्टली तो नहीं दिखाई पड़ते, पर जैसा मेंडल ने कहा था वैसा क्रोमोसोम व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। वैसा व्यवहार क्रोमोसोम का दिखाई देता है, क्रोमोसोम का में दिखाई देता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर जो मेंडल के कारक हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्योंकि बिहेवियर, व्यवहार जो मेंडल का के अनुसार जो कारक का जैसे सेग्रीगेशन होना चाहिए वैसा सेग्रीगेशन हमको जो है क्रोमोसोम में देखने मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं हम इमेज में, देखिए ध्यान से कि मैंने कहा
कि मेंडल के फैक्टर देखिए, एक तरफ है मेंडल के फैक्टर और एक तरफ है क्रोमोसोम, और दोनों के व्यवहार को देखिए आपके, यानी जोड़ा है मेंडल कहते हैं कि जो है वो फैक्टर का जोड़ा होता है। तो देखा गया कि सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, जैसे मेंडल के कारक जोड़े में होते हैं वैसे क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। जब जो है एनाफेज फर्स्ट में सेल डिवीजन की एनाफेज फर्स्ट में मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में जब क्रोमोसोम गैमिट बनते समय क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा होता है यहां पे, तो क्रोमोसोम भी अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। कब बेटा, मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में। हमने ऑलरेडी सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं वैसे ही जो है मेंडल के कारक भी अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। फिर जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं उसके बाद कोई भी क्रोमोसोम का पेयर किसी के साथ जा सकता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो जो है किसी भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना के गैमेट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही व्यवहार हमको जो है मेंडल के कारकों में देखने मिलता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर मेंडल के फैक्टर का कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो क्रोमोसोम के साथ में है। बाद में मालूम चला कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर, देखिए आप ना, ये एनसीईआरटी का इमेज है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोसोम, ठीक है। आप देख रहे हैं 4 क्रोमोसोम वाली एक सेल में जर्म सेल फॉर्मेशन देख रहे हैं आप कि कैसे बनते हैं गैमीट्स में। तो आप देख रहे हैं कि देखिए ना कि G1 में देखा आपने, G2 में देखा आपने, यहाँ पे के एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट किया अपने आप को आपने, मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में देखा आपने कि क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे हैं, फैक्टर सेग्रीगेट कर रहे हैं अपना के। फिर एनाफेज सेकंड में देखा आपने स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ, देन फाइनली गैमीट बना। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये सिंपल सी बात शो करता है कि मेंडल के कारक जो है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा का मतलब क्या है, ठीक है। देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें। क्रोमोसोम एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर्स इन डिप्लॉइड सेल। देखिए जैसे क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं वैसे जीन जोड़े में होते हैं, मेंडल के कारक जोड़े में होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्र अपने आप को अलग अलग करते हैं। तो मेंडल ने भी कहा था कि जब मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करेंगे, और वैसा सेग्रीगेशन हमको कहां देखने मिलता है, वैसा सेपरेशन देखने मिलता है हमें क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रोमोसोम का एक सेट मदर से आता है, एक फादर से आता है, और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में बन जाता है। मतलब एक फैक्टर मदर से आया, एक फादर से आया, और फैक्टर का जोड़ा बन गया। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस claims it is the chromosome that segregate and assort independent के। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, वो कहती है कि जो मेंडल ने बतलाया था, जो मेंडल के कारकों का बिहेवियर है, व्यवहार है, वही क्रोमोसोम का व्यवहार है। इसका मतलब क्रोमोसोम ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सेग्रीगेट करते हैं और अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, असॉर्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर। तो मैंने कहा क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अब हमारे पास फाइनल कंक्लूजन का निकला, हमने कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम के, और जीन क्रोमोसोम पर जिन स्थानों पर पाए जाते हैं उन स्थानों को बेटा हम लोकस कहते हैं, याद है ना, उन्हें हम लोकस कहते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ रही है ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर दिखाई पड़ रही है, कॉमनली इसको बोलते हैं हम जो है, दिस इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कॉमन नेम इसका है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है नॉन फ्लाइंग जो है वो वी होती है एक प्रकार से, ठीक है। मक्खी होती है जो जनरली उड़ नहीं पाती है, के। और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कई सारे करेक्टर आपको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, और ये समझ लीजिए आपके ये जेनेटिक्स की स्टडी के लिए सबसे बेहतर एनिमल में से करके, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमल फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स के। तो इसमें म्यूटेशन की स्टडी करते हैं, इसमें हम डिफरेंट जो कैरेक्टर्स की हम इनहेरिटेंस की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था ऐसे फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, मानकर चलेगा ये एग्जाम में आ रहा है बेटा, दिस इज दी पॉसिबल एमसीक्यू एग्जाम, वेरी आईएमपी। मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आएगा और यही लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। क्लियर। फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने क्या काम किया बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया। थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced। के देखिए सिंपल सी बात है कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, कैसे जो है वो क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, कि कैसे क्रोमोसोम जो है वो लिंकेज को या पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं और जो है नए कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, इसके बारे में काफी कुछ हमको थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया। कि हम जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन को हम जो है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहते हैं, इनके लिए हम फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स वर्ड भी हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने जो है छोटी फ्रूट फ्लाइज के साथ में काम किया उन्होंने। उनको हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उनका साइंटिफिक नेम होता है बेटा, विच वेर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज। की ये क्रोमोसोमल स्टडीज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन मैन सामान्य भाषा में इनको हम बोलते हैं दे आर दी बेसिकली इनक्यूबेटर टू स्टडी जीन्स। क्या एंड जीन्स का स्टडी करने का इंक्यूबेटर के समान होती है कि ये इंक्यूबेटर मतलब जहां पर जो है हम कई सारे कॉम्बिनेशन की स्टडी कर सकते हैं, मतलब कई सारे फ्लाई को प्रोड्यूस करके देख सकते हैं यहाँ पे हम। तो ड्रोसोफिला जो होते हैं वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। अब एडवांटेज क्या है? देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा की बात कर रहे हैं हम। बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको ग्रो करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी के अंदर ये ग्रो कर सकती हैं इनके, और इनका जीवन काल छोटा होता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक के, एंड 15 दिन में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है आप। ठीक है, तो अब अगली जनरेशन की स्टडी ना आप 1 महीने में 2 पीढ़ी का स्टडी कर सकते हैं आपके। तो इनका लाइफ साइकिल 2 वीक के आसपास होता है। एंड सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज। के एक बार ये मैटिंग करते हैं, एक बार ये संसर्ग करते हैं, एक बार ये फ्लाइज कॉपुलेशन करती है, उससे बड़ी संख्या में प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसलिए कुछ मक्खियां यदि मर भी जाती हैं उसमें से रैंडमली, तो भी हमको जो है वो पॉपुलेशन बड़ी होने के कारण हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाई जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो देयर वॉज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। मेल और फीमेल फ्लाई हमको साफ साफ समझ में आती है, आसानी से उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल फ्लाई आप आसानी से अलग अलग पहचान सकते हैं। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। के इसमें कई सारे ऐसे अनुवांशिक जो विविधताएं देखने मिलती है हमको, ऐसे वेरिएशन देखने मिलती है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हैं। कि मतलब इसमें एपरेंट कैरेक्टर, ऊपर से दिखाई देने वाले कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पहचान सकते हैं। क्लियर? तो ये इसके एडवांटेज है। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों इस्तेमाल किया? तो ड्रोसोफिला को इस्तेमाल करने के पीछे क्या कारण थे, क्या एडवांटेज थे, वो हमने ऑलरेडी देखे यहां पे। ठीक है, क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को देख रहे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को देख रहे हैं, फ्रूट फ्लाई को देख रहे हैं हम। ठीक है ना? क्लियर? इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो छोटा होता है, 2 वीक के अंदर ये पूरा हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें कि एडल्ट दिखाई पड़ रहे हैं आपको, के मेल और फीमेल फ्लाई को देख रहे हैं आप। मेल और फीमेल फ्लाई को आप देखिए, अब बिल्कुल आप मेल फ्लाई कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी है, फीमेल फ्लाई थोड़ी सी बड़ी है, तो में आपको जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं इनके। फिर आप देखें जब ये कॉपुलेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन उसके बाद लार्वा बनेगा, फिर सेकंड इंस्टार लार्वा बनेगा, थर्ड इंस्टार लार्वा बनेगा, फिर पीपा बनेगा, देन फ्लाई डेवलप जो है वो हो जाएगी इनके। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो आपने देखा कि तकरीबन जो है वो 1 वीक के अंदर फ्लाई जो है पूरा एडल्ट हो जाता है, देन वो रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने देखा कि ये जो है वो ड्रोसोफिला का एक सिंपल सा लाइफ साइकिल है। ठीक है, देखिए बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन ये, characteristic of Drosophila that make it a good model organism। कि why it is a good model organism? तो मैंने आपसे कहा ना, small, easy and cheap to maintain and manipulate। आप इसको आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए, शॉर्ट लाइफ स्पान है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। के फिर मैंने आपसे कहा कि जो है अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूटेंट्स दिखाई पड़ते हैं इसमें को बड़ी संख्या में के, लॉट्स ऑफ हिस्ट्री एंड प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरीज, कई सारे इसके बारे में हमें जानकारी ऑलरेडी है हमें के। फिर इसके जीनोम को भी सीक्वेंस कर लिया गया है, आज इसके जीन्स के बारे में हम सब कुछ जानते हैं इनके। ठीक, होमोलोगस फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ ह्यूमन डिजीज के जीन। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जो बीमारी पैदा करने वाले जीन है उसमें 75% जीन इनमें कॉमनली हमको देखने मिलते हैं इनके। और ज्यादा इथिकल कंसर्न नहीं कि लोग बाग जो इस पर एक्सपेरिमेंट करने का विरोध भी नहीं करते हैं इनके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका एडवांटेज है कि ड्रोसोफिला को यूज हम क्यों कर सकते हैं जेनेटिक्स रिसर्च के लिए। ठीक है, चलिए
तो अभी तक दो बातें मालूम चली में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, दूसरा मालूम चला कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए, उन्होंने ड्रोसोफिला का क्या एडवांटेज था। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है लिंकेज के। हम बोल रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज लिंकेज के? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि पहले तो लिंकेज वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा कि एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम ये, ठीक है क्लियर। इस पर ये कैपिटल ए जीन है, इस पर जो है वो स्मॉल ए जीन है, इस पर मैंने कहा दूसरे पे जो है स्मॉल ए जीन है, मान लो। ठीक है। तो जब कभी म्यूसिस होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हो सकता है, सेग्रीगेशन कर सकता है, एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन हो सकता है। ठीक है, तो जब जीन या एलिल अलग अलग क्रोमोसोम पर, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, तो दे कैन सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेशन कर सकते हैं। और जो सेग्रीगेशन कर सकते हैं, जो एलिल आपस में सेग्रीगेशन कर सकते हैं, वही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मान लो यहां पर मैंने कहा दूसरा जीन है, ये कैपिटल बी जीन है और ये स्मॉल बी जीन है। देखो, है ना। अब मैं आपसे बोलूं, क्या कैपिटल ए और बी सेग्रीगेशन कर सकता है? आप बोलोगे सर इसका सेग्रीगेशन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो इनको सेग्रीगेट हम नहीं कर सकते हैं। कि सिंपल सी बात है बेटा कि इमेजिन करते हैं, क्या हम एक सिंपल सा रूटीन लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक साइकिल ये है, ठीक है, ये एक साइकिल है, ठीक है। इस साइकिल पे दो लोग बैठे हुए हैं साइकिल पे, ठीक है। मतलब साइकिल थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा समझने के बड़ा बनाता हूं। मैंने कहा एक साइकिल ये है ना, इस साइकिल पे जो है वो दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी साइकिल है बेटा ये, ठीक है। इस साइकिल पे भी दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि इस साइकिल पर जो है वो एक और दो लोग यहां बैठे हैं और इस पर भी दो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दोनों साइकिल एक ही रोड पर जा रही थी, दोनों साइकिल जा रही थी। सडनली कहा गया कि दोनों साइकिल को अलग अलग होना है, एक को इधर जाना है लेफ्ट, एक को राइट जाना है, जैसे सेग्रीगेशन में होता है अलग अलग होकर के। तो दोनों साइकिल को सेपरेशन में जाना है। एक मोड़ आया जिस मोड़ पे कहा गया कि दो रास्ते थे, तो दो लोग एक साइकिल उस तरफ जाएगी, एक साइकिल इस तरफ जाएगी। तो क्या हुआ कि ये वाली साइकिल चली गई इस तरफ और ये वाली साइकिल को बोला तुम इस तरफ जाओ, ठीक है, क्लियर। अब मतलब ये है कि ये दोनों इन दोनों से अलग हो गए। ये तो पॉसिबल था क्योंकि दोनों अलग अलग साइकिल पर सवार थे, तो एक साइकिल जब लेफ्ट गई एक राइट गई, तो जो लोग बैठे थे वो लेफ्ट और राइट चले गए। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि इस साइकिल में मैंने क्या बोला कि ये साइकिल का में से दो लोग बैठे, मैंने कहा आधा साइकिल जो है तुम इधर चले जाओ, आधा इधर चले जाओ। आप बोलोगे पागल हो गया, साइकिल कैसे काट देंगे हम? के साइकिल को काटना पड़ेगा, आधा साइकिल लेके निकल लो भैया, एक लेफ्ट और एक राइट, यही करना पड़ेगा। अपने आप तो नहीं हो सकता है चीज। इसका मतलब यह है कि एक साइकिल पर प्रेजेंट दोनों सवारियां, दोनों बच्चे एक साथ एक ही दिशा में जा रहे थे, वो है ना। बस वही लिंकेज है, वही दोस्ती है। अरे बहुत सारी दोस्ती तो इसी चीज के लिए होती है कि स्कूल तक जाना है, कॉलेज तक जाना है, कोचिंग तक जाना है, सामने वाले के पास गाड़ी है, गाड़ी से लेके चलेगा, बैठ के पीछे बैठ जाएंगे, ठीक है। कहीं जाना है, बाजार जाना है, कहीं जाना है, तो अपने फ्रेंड को बोलना पड़ता है, चल रहा यार एक बार चलना, तेरी बाइक निकालना, ठीक है। बताओ मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरे पास जो है वो बाइक थी। मेरे पास उस समय जो है वो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक थी, ठीक है, पूरा नाम बाइक करके हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक थी मेरे पास में, ब्लैक कलर की। तो मेरा दोस्त था, उसे कभी मूवी देखने जाना था तो वो मुझे पहले मनाता था, बोला यार जितेंद्र भाई बोर हो गए बहुत, कितना पढ़ेंगे यार, कितना दिन और रात पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार मेडिकल में तो पढ़ना पड़ता है, क्या करें यार ना, और फंस गए तो करे काम, मेहनत करते। मतलब तेरा मूड नहीं कर, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, थोड़ा ताजी हवा खा ली जाए। तो मैंने कहा चल घूम के आते हैं, ये अपने कॉलेज के पीछे जो है, हम लोग के भोपाल में कॉलेज के पीछे जो है एक बड़ा सा लेक जो है वो वीआईपी रोड बना है, जहां से पूरा तालाब दिखाई पड़ता है। बोला नहीं यार, मेरा दोस्त मेरे को बोलता था, सच बता रहा हूं कि जो बोलता था, यार अपन दो लड़के तालाब किनारे घूमने जाएंगे कैसा लगेगा। मैंने कहा यार मुद्दा तो है, लेकिन क्या करें अब, चल मूवी देख के आते हैं। फिर हम दोनों बाइक पर बैठ के जो है वो टॉकीज तक जाते थे।
उस जमाने में भोपाल में मल्टीप्लेक्सेस नहीं हुआ करती, 98 के आसपास की बात है, 1998 के आसपास की बात है। तो सिंगल सिनेमा हुआ करते थे, तो रंगमहल टॉकीज हुआ, ज्योति टॉकीज हुआ, वहां पहुंचते थे, वहां जाकर टिकट लिया, अपना 10 रुपए का टिकट होता था उस जमाने में, ठीक है, वो लेके जो है वो मूवी दिखा करते थे। अब इमेजिन करते हैं हम दोनों, मेरी बाइक, मैं बाइक चला रहा हूं, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा है, कि कई बार हम लोग ट्रिपलिंग भी करते, तीसरा भी बैठा सके, कानून को हाथ में भी लिया है मैंने कभी कभी, ठीक है, तो 3 लोग बैठ गए, पर आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो अब जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जहां मैं बाइक मोड़ूंगा तीनों में, मतलब मैं कई बार क्या करता था, कई बार वो बोलते थे कि चल जो है रंग महल सिनेमा चलते हैं, और मुझे लगता था कि यार वो सिनेमा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, टॉकीज का पर्दा अच्छा नहीं है, अच्छी सीटिंग नहीं है, तो मैं उनको अब बैठ तो गए, अब मैं बोलता था चलो मैं जहां जाऊंगा वहीं लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं दूसरी टॉकीज ले आता था उनको। 2 रुपए का टिकट का अंतर था, वो फिर कुड़ करते थे कि तुम जो है हमारे पैसे खर्च कराए 2 मिनट के, तो मैंने कहा यार थोड़ा ठीक से तो बैठ जाएंगे इसमें, तुम चिंता नहीं करो, वो एडजस्ट कर लेंगे, हम अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज लाइफ में सबको तो होता है। तो सब लोग एक साथ मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि उनमें से आप एक को लेफ्ट, एक को आप दूसरे टॉकीज भेज दें, पॉसिबल ही नहीं है, व्हीकल एक दिशा में। अब एक ही तरीका उसका, एक ही तरीका है कि दूसरी कोई बाइक साथ में दो मान लो मैं मेरे एक और किसी और कॉलेज बैचमेट के पास में बाइक है, दोनों बाइक जा रही हैं, और फिर रास्ते में डिसाइड हुआ कि भाई तू इसके साथ हो ले और तू इसके साथ हो ले, तो सवारी को बदल लिया हमने आपस में। ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है कि सवारी को बदल लिया आपने। तो वैसे ही पॉसिबल है क्रॉसिंग ओवर, सब साथ में जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, लिंकेज, सवारी को बदल लिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्रॉसिंग ओवर, है ना? ठीक है। अरे ये सब चीजें हम तो रूटीन लाइफ का तो एग्जांपल है, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखा है हमने, देखिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है लिंकेज कॉस्ट और कॉम्बिनेशन में। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड कॉस्ट, मॉर्गन ने कई सारे डायहाइब्रिड कॉस्ट किए ड्रोसोफिला में, और इन्होंने ये जानने के लिए कि इन्होंने कि सेक्स लिंक यानी कौन से कैरेक्टर्स है जिनमें सेक्स लिंकेज देखने मिलती है, जिसका संबंध जो है मेल और फीमेल से। भाई जब हम सेक्स लिंकेज की बात करते हैं, इसका मतलब होता है द कैरेक्टर्स पर्टेन टू दी मेल और फीमेल के यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक कैरेक्टर होते हैं वो, ठीक है, तो हम उनको सेक्स लिंक, वाई क्रोमोसोम से लिंक कैरेक्टर होते हैं उनको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर कहते हैं। मोस्टली वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटे साइज का होता है, कि लेस वर्किंग होता है, इसलिए एक जनरली सेक्स लिंक कैरेक्टर आपको एक्स लिंक आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। द क्रॉसेस वेर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल ऑन पीस के, इन्होंने क्रॉस किया। अब मजे की बात ये, जब भी मॉर्गन ने सेक्स लिंक कैरेक्टर को समझने के लिए उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने देखा डायहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उन्हें कई बार रिजल्ट ऐसे मिले जो मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो से बिल्कुल अलग थे। मतलब मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो के अकॉर्डिंग उनको, मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो क्या बोलता है कि मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बतलाता है। वो कहता है कि F1 में जब गैमेट बनता है ना, तो कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी एक जोड़े का एक एलिल, एक कैरेक्टर का एक एलिल दूसरे जो कैरेक्टर के दूसरे एलिल के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, यानी कैपिटल R कैपिटल Y के साथ जा सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी गैमेट बना सकता है ना। इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा था हमने। मतलब ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ one character is not inheritance of the genes of one character is not is independent from the inheritance of the character of the another gene के another genes of another character। मतलब एक जोड़े के जो लक्षण के जो जीन है वो दूसरे जोड़े के लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं होते हैं। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ठीक है। इनने क्या देखा, इनने देखा कि मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, इन्होंने क्या किया, येलो बॉडी व्हाइट आई के एक फीमेल फ्लाई लिया, एक इन्होंने जो है वो फीमेल फ्लाई को लिया जिसमें येलो बॉडी और व्हाइट आई थे, ठीक है। इसको क्रॉस किया उन्होंने किससे, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल से इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। फिर इनको F1 में जो प्रोजेनी मिली, इन्होंने क्या देखा, देखो F1 में प्रोजेनी मिली। ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि दोनों जीन जो हैं, जो येलो बॉडीड व्हाइट आइड, ठीक है, ब्राउन बॉडी रेड आइड के, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं दर्शाते हैं। और जब F2 जनरेशन में हम देखते हैं तो हमको जो रेशियो, तो कि देखिए 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, बॉडी कलर और आई कलर के, 2 अलग अलग डिफरेंट पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं के, तो
यहां पर हमको 9331 रेशियो मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर इनको रेशियो मिलता है लगभग इनको 3:1 मिलता है। मतलब ये है कि ये दोनों करेक्टर एक सिंगल करेक्टर के समान व्यवहार कर रहे होते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक देखने मिलता है इनको, तो इनको डाउट हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल बेटा हम 100% एनसीईआरटी ले रहे हैं लिंकेज में। ठीक है, क्या देखा हमने, इन्होंने जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में इन्होंने क्या किया कि एक फीमेल फ्लाई को लिया जो येलो बॉडी था, व्हाइट आई था, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो ब्राउन बॉडी और जो है वो इसके अलावा क्या किया बेटा, ब्राउन बॉडी और जो है वो रेड आई वाली मेल को लिया, इन्होंने क्रॉस किया। तो क्या देखा इन्होंने अब देखो बेटा यहाँ पे जो करेक्टर है वो क्या है, वो सेक्स लिंक करेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे जो आप ब्लू वाला मुड़ा हुआ देख रहे हो वो वाई क्रोमोसोम है। वो क्या बेटा, वो वाई क्रोमोसोम है। जो लंबा देख रहे हैं जिस पे जीन प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्या देखा इन्होंने देखा कि जो मेल और फीमेल के जब कभी जो है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस किए यहाँ पे, तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि देखिए यानी जब F1 की बात करें यहाँ पे हम, तो एक जी क्रोमोसोम यहां से आया, अगला क्रोमोसोम यहां से आया। ठीक है, और यहां पर जो F1 बना उसके पास चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम थे, तो जो डोमिनेंट एलील था जो है वो वाइल्ड एलील, हमेशा डोमिनेंट एलील होते हैं, ये ब्राउन और रेड आई, वो अपने आप को एक्सप्रेस किया यहाँ पे वाइल्ड टाइप। ठीक है, जब जो है वो मेल की बात की हमने, F1 ने मेल की बात किया, तो मेल में क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ये यहां पर आया और ये वाई यहां से आया बेटा। फीमेल से हमेशा याद रखिएगा, मेल में हमेशा एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आता है के, मदर से आता है, और फादर से आता है वाई क्रोमोसोम के। तो इसमें जो है को येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन को देखने मिला कि ये F1 मिला, दिस इज दी F1 जनरेशन। ठीक है, तो इसको लेके बेटा आप ये मत बोलना, अब आप ये सोच सकते हो, आप कह सकते हो कि सर अभी तक तो F1 में हमें केवल 1 टाइप ऑफ प्रोजेनी देखने मिल रही थी हमको, या तो डोमिनेंट या इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ऐसे देखने मिल रहा था ना बेटा हमको। यहां पे 2 तरह के प्रोजेनी, क्योंकि बेटा ये जो मॉर्गन ने स्टडी किया ना वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। यहां पर मेल और फीमेल की बात हो रही है, एंड मेल के पास में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो भी जीन उस एक्स क्रोमोसोम में होंगे वो एक्सप्रेस कर देंगे अपने आप को। फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जो डोमिनेंट एलील होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, है ना। इसलिए आपको 2 अलग टाइप के यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जब इनको हमने इंटरक्रॉस कराया, इन्हीं मेल फीमेल को इंटरक्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन बना। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि F2 जनरेशन में दिया मेल और फीमेल को देखें हम, F2 जनरेशन में मेल और फीमेल को देखें हम, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको जो है जो पेरेंटल टाइप की बात करें हम, तो पेरेंटल टाइप में क्या था, पेरेंटल टाइप की बात करें तो हमने क्या था आपसे कि जो है ये जो है मेल में हमने आपसे कहा कि वाइल्ड टाइप मेल पेरेंटल टाइप है, क्या क्लियर। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि जो है वो मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा क्या है बेटा, जो है येलो व्हाइट, ये क्या है बेटा फीमेल में, ये क्या है बेटा येलो व्हाइट, जो है वो कैसी बेटा, वो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। तो मेल और फीमेल में आप देखेंगे तो व्हाट यू फाइंड कि आपको लगेगा कि यहां पर आपको जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो आपको अधिक देखने मिलेंगे एज कंपेयर टू दी न्यू कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपके कायदे में आपको 9:3:3:1 मिलना चाहिए था आपको, मतलब सभी कॉम्बिनेशन को बराबर रेशियो मिलना चाहिए था आपको टेस्ट कॉस्ट करने पे। लेकिन यहां पे क्या देखा आपने देखा कि यहां पे आपको बेसिकली जो है मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन को पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिल रहे हैं। 98 एनएसआरटी में साफ लिखा हुआ है 98.7%, फिगर भूलना नहीं है, 98.7% कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप होगा और 1.3% कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा होगा, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा। देखिए ये क्या है, केवल अकेला व्हाइट, अकेला येलो व्हाइट, ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% है, और ये पेरेंटल टाइप क्या है, 98.7% पेरेंटल टाइप है। ठीक है, तो मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने मिला है हमें यहाँ पे। तो ये क्या शो करता है, ये बतलाता है कि इन कैरेक्टर के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है बेटा, है ना। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक देखने मिल रहे हैं। ठीक है ना। आप देखो ना कि जो नया देखो आप, यदि आप देखेंगे यहां पर तो आप क्या पा रहे हैं, ये दोनों एलील शुरू से प्रेजेंट है साथ में, ये दोनों शुरू से प्रेजेंट थे साथ में, कि शुरू से प्रेजेंट थे साथ में, क्रोमोसोम हमारे पास यदि हम F1 को देखें तो ठीक है, शुरू से प्रेजेंट थे। लेकिन ये नया कॉम्बिनेशन है, ये नया कॉम्बिनेशन है के, तो आप क्या देख रहे हैं, ये नए कॉम्बिनेशन है वो आपको कम देखने मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome
and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type के. तो मॉर्गन नॉट मेंडल, मॉर्गन ने क्या बताया बेटा? मॉर्गन ने क्या देखा? मॉर्गन ने कहा कि जो जीन, मॉर्गन को मालूम था उनको कि जो जिस कैरेक्टर की वो स्टडी कर रहे हैं उसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और इन्होंने कहा था जब कभी आप जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं और दो पेरेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम के. What is the meaning of dihybrid cross? Dihybrid cross का मतलब है कि एक बार में दो जोड़ी लक्षणों का स्टडी करना के. टू स्टडी टू पेयर ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम इज द डायहाइब्रिड क्रॉस के. तो डायहाइब्रिड क्रॉस जब स्टडी करते हैं और वो कैरेक्टर जिनका आप स्टडी कर रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, तो आपको जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने नहीं मिलता है, आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक देखने मिलता है. और नया रिकॉम्बिनेशन क्यों बनता है? वो बनता है क्रॉसिंग ओवर से बनता है के. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि दो जीन डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर होगा एज कंपेयर टू दी नॉन पेरेंटल टाइप. ठीक है, तो मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस इज ड्यू टू दी फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ दी टू जीन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इसको उन्होंने लिंकेज कहा. ठीक है, लिंकेज इज डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन दी क्रोमोसोम के. और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? जो नया नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. इसका मतलब लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Linkage is the exception of independent assortment and linkage is broken down by the crossing over के. लिंकेज को नष्ट कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर गुणसूत्र विनिमय के. तो लिंकेज इज डिस्ट्रॉयड बाय द क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेटा एक्सेप्शन होता है. क्लियर? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वेर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम some gene were very tightly linked, show very low recombination, while others were loosely linked, show higher recombination के. अब मॉर्गन ने क्या पाया? मॉर्गन ने ये पाया कि linkage is inversely proportional to the distance between. Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Linked genes. ठीक है, मतलब यह है कि दो जीन क्रोमोसोम पर जितने अधिक दूरी पर होंगे उतना लिंकेज उनमें कम होगा, वो लूजली लिंक्ड होंगे, और जो दो जीन अधिक पास में होंगे उनके बीच लिंकेज जो है कम देखने मिलेगा के. तो इसका मतलब यह है कि क्या बोला उन्होंने? कहा कि यदि एक फॉर एग्जांपल, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक क्रोमोसोम है हमारे पास, ये क्रोमोसोम है, इस पर हमने कहा कुछ जीन है, इस पे मैंने कहा ये जीन है ए, ये जीन है बी, ये जीन है सी, ये जीन है डी. ठीक है, 4 जीन इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है के. और अब यदि हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज देखनी है, सपोज इफ वी आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन ए और जीन डी के बीच, जीन ए और जीन डी के बीच हम लिंकेज को देख रहे हैं. ठीक है, नंबर 1 पहले हम लिंकेज देख रहे हैं जीन ए और जीन डी के बीच देख रहे हैं. दूसरा लिंकेज देख रहे हैं हम जीन ए और जीन बी के बीच लिंकेज देख रहे हैं हम. ठीक है, क्लियर? तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आपके. मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन प्रेजेंट है, ए बी सी डी. ठीक है, आप देख रहे हैं कि ए से लिंक है बी से लिंक है सी से लिंक है डी, और सभी एक साथ प्रेजेंट है, मतलब सभी आपस में लिंक्ड जीन है. सब आपस में क्या है बेटा? ये लिंक्ड जीन से सहलग्न जीन है. ठीक है, ये लिंक्ड जीन है. ठीक है, अब यदि हमें लिंकेज डिस्ट्रॉय करना है तो क्या होता है बेटा? इमेजिन करते हैं, मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल
क्रॉसिंग ओवर होता है, मान लो क्रॉसिंग ओवर मान लो यहां पर हुआ, ठीक है, या यहां पर हुआ, ठीक है, कोई भी किसी भी प्लेनेट पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो सबसे अधिक संभावनाएं किन दो जीन के अलग होने की हैं? आप बोलोगे कि क्रॉसिंग ओवर सर, इस क्रोमोसोम पर क्रॉसिंग ओवर यदि किसी भी पॉइंट पर होता है तो ए और डी अलग अलग जरूर होंगे। मान लो वो यहां होता है क्रॉसिंग ओवर, ए और डी अलग अलग, यहां होता है ए और डी अलग अलग, यहां होता है तो भी ए और डी अलग अलग। लेकिन यदि मैं पूछता हूं आपसे कि ए और बी कब अलग होंगे, आप बोलोगे सर ए और बी केवल इस पॉइंट पर अलग होंगे, यहां क्रॉसिंग ओवर होगा तब ही ए और बी अलग होंगे, अदरवाइज ए और बी अलग अलग नहीं होंगे। इसका मतलब ये दो जीन जितने पास पास में होंगे उनके बीच क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज उतना कम होगा, और दो जीन जितना दूर दूर होंगे तो कहीं पर भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, जो लिंकेज की प्रबलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के, एंड जीन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी लिंकेज उतना कम होगा, और जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी क्रोमोसोम पर लिंकेज उतना स्ट्रांग होगा। क्लियर? ठीक। फॉर एग्जांपल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वेर टाइट, येलो जो है येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइट के वेर टाइटली लिंक्ड and show only 1.3% recombination, while the white and miniature wing के and white eye and the miniature wing के छोटे पंख वाला जीन जो होते हैं ये 37.2% रिकॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं। उन्होंने क्या क्या दो डिफरेंट करके लिए, इन्होंने पहले बॉडी कलर और आई कलर लिया, जिसमें पाया उन्होंने कि लिंकेज हमको अधिक देखने मिलता है, मतलब बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन एक्स क्रोमोसोम पर पास पास में। क्लियर? फिर उन्होंने बॉडी कलर का जीन लिया और उन्होंने जो है फिर क्या किया, उन्होंने जो है वो आई कलर का जीन लिया और विंग के साइज जो पंख का आकार है उसका जीन लिया, तो देखा उन्होंने ये जीन दूर दूर है कि क्रोमोसोम पर, इसलिए यह लिंकेज हमको अधिक कम देखने मिलता है, क्रॉस ओवर अधिक देखने मिलता है। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं व्हाइट, येलो और व्हाइट को देख रहे हैं आप टाइम के, हमने क्या कहा बेटा कि येलो जो है बॉडी कलर एंड दी व्हाइट टाइप के, और व्हाइट टाइप को देख रहे हैं हम ब्राउन बॉडी कलर हो गया अपना और रेड आई हो गया के। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये हमें क्रॉस, पहला क्रॉस देखा हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमें मिल रहा था पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा था हमको 98.7% और रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे हमको 1.3% हमको रिकॉम्बिनेंट देखने मिल रहा था। ठीक है, ये तो देखा हमने भी। फिर अब गौर से देखिए कि आप पहले वाली इमेज को, इसमें पहले वाली इमेज में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो W और Y है वो पास पास में है, पास पास में है ना। ठीक है, अब अगला करेक्टर लिया हमने कि व्हाइट आई एंड दी मिनिएचर विंग्स। ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों क्रोमोसोम के दो अलग अलग एंड पर है कि W और N जो है अलग अलग एंड पर प्रेजेंटेड के दूरी है उनके बीच, जिनके बीच में। ठीक है, जब आपने इसको क्रॉस किया, आपने इनको क्रॉस किया आपने, तो आपको क्या मिला, आपको F2 जैसे में आपको पेरेंटल टाइप मिला, 62.8% पेरेंटल टाइप मिला आपको, और 37.2% आपको जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला। मतलब यह है कि यहां पर लिंकेज कंपैरेटिवली कम देखने मिल रहा है हमको। क्लियर? ठीक है, अब मॉर्गन के आपको बता दो, मैंने एक बड़ी मजे की बात देखी मैंने कि जो बड़े वैज्ञानिक, जितने भी बड़े वैज्ञानिक, बड़े साइंटिस्ट थे, उनके स्टूडेंट भी बड़ा अच्छा किए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट थे वो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, इन्होंने जो है क्रोमोसोमल मैपिंग किया, इन्होंने जीन, आपको बता दो मैं, जीन मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग में आज भी जो फंडामेंटल इस्तेमाल होते हैं वो स्टूडेंट के फंडामेंटल इस्तेमाल होते हैं। और मुझे मालूम है कि आप भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हालांकि मैं मॉर्गन नहीं हूं, मैं उतना बड़ा जो है वो ना तो साइंटिस्ट हूं ना उतना बड़ा मैं कोई जो है वो टीचर हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं और दे कैन डू मिराकल्स। आप सच बता रहा हूं आपको, मैं आप चूंकि इतने लंबे से देखता हूं ना कि आप मेरे लंबे लंबे लेक्चर भी सुनते हैं, आप साथ में एक्टिव भी रहते हैं, आप आंसर भी करते हैं, आप टेस्ट भी देते हैं, आप डीपीपी भी सॉल्व करते हैं आपके। बेटा मैं सच बता रहा हूं आपके, आपसे अच्छा है ना। जो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, डीपीपी लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस शीट पढ़ रहे हैं आप आंसर भी कर रहे हैं कि आप जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो एक बात क्लियर कर दूं, बगैर किसी बाहरी फोर्स के आप सुमोटो खुद को आपने खुद अपने अंदर ज्वाला जगा लिए, खुद आपके अंदर जो है वो एक दीप जल गया है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बेटा आपको सफलता जरूर मिलेगी आपको।
कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है चीजों को होने में, लेकिन मैं कहता हूं बेटा आपसे बेहतर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, सच बता रहा हूं, आपसे बेहतर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि मॉर्गन के स्टूडेंट है एल्फ्रेड स्टूटेवेंट used the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between the genes and mapped their position on the chromosome। मैंने अभी आपसे कहा मैंने कहा आपसे कि सबसे अधिक जो है लिंकेज किसके बीच रहेगा, मैंने ए और बी के। फॉर एग्जांपल चलिए एक काम करते हैं, हम इसको एग्जांपल को दोबारा एक बार लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से बात समझ में आए, ठीक है। ए, बी जीन, सी जीन, डी जीन और ई जीन, ठीक है ना, हम है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि हमें पता लगाना है कि लिंकेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पे, ठीक है, और कितना क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि क्रॉसिंग ओवर के पॉसिबल साइट है, एक पहला स्थान क्रॉसिंग ओवर का ये हो गया, यहां क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहां भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहां भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहां भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। 4 पॉसिबल पॉइंट बनाने उन्हें। 100% पॉसिबिलिटी को मैंने क्या किया, मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि कहीं भी यदि कहीं भी क्रॉसिंग ओवर होगा, कहीं भी 1 2 3 4 इनमें से किसी भी पोजीशन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो सबसे अधिक संभावना है कि कौन से जीन अलग होंगे, जीन ए और जीन ई सबसे अधिक अलग होंगे। तो जब कभी भी आप इन दोनों जीन के, मेरी बात सुनिए ध्यान से के, जब आप जीन ए वाले कैरेक्टर और जीन ई वाले कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट आपको अधिक देखने मिलेंगे, क्योंकि यहां पर कहीं भी क्रॉसिंग ओवर होगा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिला आपको मिला हाई क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज बिटवीन ए एंड ई। सपोज मैंने कहा 1 2 3 4 कहीं भी होगा, मतलब मैंने आपसे कहा कि आपको यहां पर जो है वो तकरीबन जो है क्रॉसओवर परसेंट 100% के आसपास मिला आपको। क्रॉसओवर जो है यहां पर जो है वो ऑलमोस्ट होता ही है, कहीं भी क्रॉसओवर होगा तो इन दोनों को अलग होना ही होना है, तो आपको ये मिला, ठीक है। आपने कहा तो बड़ा हाई क्रॉसओवर परसेंटेज है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि जीन ए और बी के बीच में, तो आप बोलते हो सर टोटल 4 पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की, 100% मान के चल रहे हैं हम के, तो उसमें से 75% चांस यदि क्रॉसिंग ओवर होता है यहां पे से 0.2 पे, 0.3 पर, 0.4 पे, तो भी ए और बी अलग अलग नहीं होते हैं। केवल यहां पर होगा तो ए और बी अलग होंगे, मतलब 25% क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज ए और बी के बीच में आया। आपने कहा ठीक है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक तरफ 100% बोल रहे हैं हम, एक तरफ 25% बोल रहे हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी पास पास में है और ए और ई दूर दूर में है, ठीक, दूर दूर स्थित है। तो स्टूटेमेंट ने बताया कि जो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है, ये परसेंटेज जीन पेयर के बीच की दूरी को बतलाता है, एक क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन को बतलाता है, और इससे हम जीन मैपिंग कर सकते हैं। और मैं आपको जीन मैपिंग के क्वेश्चन भी लगवाऊंगा आगे, ठीक है, जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक में जाके बाहर बात करेंगे बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, तब उसको भी लगाकर देखेंगे यहां पे, ठीक है। Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of the human genome sequencing project। तो आज यदि हम बात करें आपको, तो स्टूटेमेंट की जो खोज थी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। आज हमारे पास में क्रोमोसोम मैप, यानी हम जो क्रोमोसोम की मैपिंग करते हैं ना, जो भी जीन है ना, जीन मान लो हमें मालूम चला कि एक क्रोमोसोम पर 10 जीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस क्या था, इनका सीक्वेंस ऐसा नहीं, हमने बोल दिया आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के, लेकिन ये जो जीन इनको अरेंज कैसे किया हमने कि जिन दो जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज कम था, पास पास रखा उनको हमने, अधिक था उनको दूर रखा हमने, तो उस क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज से जीन की एग्जैक्ट लोकेशन क्रोमोसोम पर हमें मालूम चल जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो लिंकेज की बात की हमने पूरी तरीके से, ये 100% एनसीईआरटी पर बेस्ड थी, लेकिन अभी भी कई सारे प्रश्न ऐसे जो अधूरे रह गए, और उन अधूरे प्रश्नों के उत्तर हमको चाहिए, क्योंकि जब हम एमसीक्यू लगाने बैठेंगे तो हमारे पास कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे और वहां पर हमको आंसर बनना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लिंकेज को और एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस जाके बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पर कैपिटल पी है, दूसरे क्रोमोसोम पर भी कैपिटल पी है, मतलब होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील हो गया है। एक क्रोमोसोम पे स्मॉल ए है, दूसरे पे स्मॉल ए है, मतलब ये होमोजाइगस फॉर द रेसिसिव एलील हो गया है, ये ठीक है। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल भी है, एक पे स्मॉल भी है, मतलब ये हेटेरोजाइगस हो गया। तो मतलब हमें मालूम है कि
सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और एक सेट जोड़े का मदर से आता है, एक फादर से आता है। इनको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब पहली बार जब जो लिंक देखिए, अच्छा कोई मॉर्गन को सपना नहीं आया था, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके पहले एक साइंटिस्ट थे बैटसन एंड पुनेट, जिन्होंने अनुवांशिकी में बहुत सारा काम किया है। उन्होंने जो है वो जेनेटिक्स में बहुत सारा काम किया उनके। तो बैटसन एंड पुनेट ने जो है वो कुछ प्रयोग ऐसे करके देखे जिसमें उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। यानी लिंकेज, आपको बता दो, लिंकेज को लिंकेज के रूप में पहचाना था मॉर्गन ने, लेकिन लिंकेज को सबसे पहले लिंकेज के बारे में इशारा मिला, लिंकेज के बारे में पहली जानकारी मिली थी बैटसन और पुनेट से। और बैटसन और पुनेट ने इसको कहा था कपलिंग एंड रिपल्सन। बैटसन और पुनेट ने जो टर्म इस्तेमाल किया था कपलिंग एंड रिपल्सन वर्ड का उन्होंने यूज किया था। क्या किया था चलिए बैटसन पुनेट ने। बैटसन एंड पुनेट 1906 वाइल वर्किंग विथ स्वीट पी, इन्होंने अपने प्रयोग स्वीट पी लेथारस ओडोरेटस पर किए। उन्होंने स्वीट पी लेथारस ओडोरेटस पर प्रयोग किए। तो उन्होंने ये पाया कि लक्षणों के 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, 2 अलग अलग लक्षणों के जोड़े लिए और उन्होंने पाया कि उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनको देखने नहीं मिलता है। क्या किया इन्होंने, दे मेड ए डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ डोमिनेंट ब्लू कलर्ड फ्लावर हैविंग लॉन्ग पोलन ग्रेन के, मतलब एक प्लांट लिया कैपिटल बी कैपिटल एल, इसमें ब्लू फ्लावर थे और लंबे परागकण थे, लॉन्ग पोलन ग्रेन थे। ब्लू इसके फ्लावर थे, लॉन्ग पोलन ग्रेन थे। फ्लावर नीले रंग का था, परागकण इसके लंबे थे, पोलन ग्रेन लंबा था के। इसको उन्होंने क्रॉस किया, स्मॉल बी स्मॉल एल रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन, उससे क्रॉस किया इन्होंने, ठीक है। 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, फ्लावर कलर एंड पोलन ग्रेन का साइज, ठीक है। तो ब्लू कलर्ड फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन क्रॉस किया उन्होंने रेड कलर फ्लावर विथ राउंड पोलन ग्रेन सेट के। तो गैमिट क्या बना, कैपिटल बी कैपिटल एल गैमिट बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल गैमिट बनेगा। F1 में क्या बना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, मतलब F1 के सारे कैसे मिले आपको, ऑल आर ब्लू लॉन्ग, है ना, ठीक है। कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, ब्लू लॉन्ग के। फ्लावर होने का तो प्लांट है, फ्लावर होगा, फ्लावर मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो F1 ऑफस्प्रिंग कैसे मिले आपको, ब्लू फ्लावर्ड हैविंग लॉन्ग पोलन ग्रेन। कोई डाउट नहीं, यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब समझ गए हमने क्या किया, ब्लू लॉन्ग को हमने रेड राउंड से क्रॉस किया, ठीक है। F1 में सभी हमें ब्लू लॉन्ग मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब समस्या कहां सामने आई, जब हमने F1, हमने पास F1 क्या है बेटा, F1 है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये F1 है। इसको हमने क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया इसको हमने, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल के। याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे होता है, रेसेसिव पेरेंट से होता है, हमेशा रेसेसिव प्लांट से इसको हमने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है। तो अब देखो इसका जो गैमेट बनेगा वो तो एक ही बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल गैमेट बनेगा, ठीक है। यहां पर गैमेट 4 तरह के बनेंगे, 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल बनेगा बेटा, है ना। बिल्कुल यहां भी कोई गलती नहीं है, यहां पर भी सब कुछ मेंडल के अनुसार चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मेंडल कहता है कि जो 4 तरह के गैमेट बनेंगे ना, मेंडल कहते हैं कि जो 4 तरह के गैमेट बनेंगे वो चारों बराबर क्वांटिटी में बनेंगे। वो यानी कोई भी कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ जाएगा, स्मॉल ई बी जो है वो स्मॉल एल के साथ जाएगा, और ये सब संभावनाएं बराबर होंगी, मतलब चारों गैमेट बराबर मात्रा में बनेंगे। इसीलिए डाइहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट में रेशियो क्या मिलता है हमको, 1:1:1:1, क्योंकि ये तो एक है, एक को मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे वही संख्या आएगी जो कॉम्बिनेशन पहले से प्रेजेंट था। मतलब ये हुआ कि डाइहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट में आपको 1:1:1:1 क्यों मिला आपको, क्योंकि चारों गैमेट बराबर मात्रा में 25% 25% 25% 25% बने थे। मतलब आइडिया ये कहता है कि यहां पर सब चारों गैमेट 25% ये बनना चाहिए, 25% ये बनना चाहिए, 25% ये बनना चाहिए, 25% ये बनना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। मतलब ब्लूनेस लॉन्गनेस के साथ में एसोसिएट नहीं है और राउंडनेस जो है वो रेडनेस के साथ में जो में एसोसिएट नहीं है, ठीक है, तभी तो हम कह पाएंगे। लेकिन क्या पाया इन्होंने,
बैटसन और पुनेट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको डाइहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो 1:1:1:1:1 नहीं मिला, ठीक है, बल्कि उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला 7:1:1:7 के। जो ब्लू लॉन्ग था वो 7 मिला, ठीक है, ब्लू राउंड था वो 1 मिला, ठीक है, रेड लॉन्ग था वो 1 मिला और रेड राउंड था वो 7 मिला के। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि ये गैमिट बराबर मात्रा में नहीं बन रहे हैं। मतलब ये है कि कैपिटल बी और कैपिटल एल गैमिट, कैपिटल बी स्मॉल एल गैमिट की तुलना में 7 टाइम अधिक बन रहा है, ठीक है। स्मॉल बी स्मॉल एल गैमिट, स्मॉल बी कैपिटल एल गैमिट की तुलना में 7 टाइम अधिक बन रहा है। और चूंकि कैपिटल बी कैपिटल एल पेरेंट से आया था, स्मॉल बी स्मॉल एल पेरेंटल जनरेशन से आया था के, तो इसका मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो अधिक बन रहे हैं। और कैपिटल बी स्मॉल एल न्यू कॉम्बिनेशन था, स्मॉल बी कैपिटल एल न्यू कॉम्बिनेशन था, ये कम बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये दोनों कम बन रहे हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, बैटसन पुनेट ने कहा कि जब हमने जो है वो क्रॉस कराया तो हमको 7:1:1:7 मिला। इसका मतलब ये है कि जिनकी एक पेरेंट के पास में कैपिटल बी और कैपिटल एल एक पेरेंट से आया था, देखिए अब क्रॉस किया था हमने, ये कैपिटल बी कैपिटल एल आया था, स्मॉल बी स्मॉल एल आया था, ठीक है। ये जो गैमिट हैं वो 7 टाइम अधिक बनते हैं। जब F1 अपना गैमिट बनाएगा ना तो F1 के गैमिट में F1 के पास क्या था, कैपिटल बी कैपिटल एल यहां से आया था, स्मॉल बी स्मॉल एल यहां से आया था, ठीक है, एंड स्मॉल बी स्मॉल एल यहां से आया था, कैपिटल बी कैपिटल एल यहां से आया था। तो F1 जब अपने गैमिट बनाएगा ना तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन 7 टाइम मोर बनेंगे एज कंपेयर टू दी न्यू कॉम्बिनेशन के। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कैपिटल बी विरोध करता है, कैपिटल बी विरोध करता है स्मॉल एल को अपने साथ रखने का, स्मॉल बी विरोध करता है कैपिटल एल को अपने साथ रखने का। मतलब यहां पर है कि डोमिनेंट की डोमिनेंट के साथ दोस्ती अधिक है और रेसेसिव की डोमिनेंट के साथ दोस्ती अधिक है, रेसेसिव के साथ में अधिक दोस्ती है। मतलब इसको उन्होंने कहा था कपलिंग, इसको उन्होंने बोला कपलिंग। तो कपलिंग में रेशियो क्या मिला आपको, 7:1:1:7 मिला, ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट कॉस्ट वी गेट 7:1:1:7, which clearly indicate that the gamete capital B capital L and small b small l are formed 7 times more than the gamete capital B small l and small b capital L के। इस फिनोमिना को कपलिंग कहा गया, ठीक है। The two allele capital B capital L and small b small l are came from the same parent, so they tended to enter the same gamete and remain together. This is the लिंक के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं उठके। दैट्स वाई कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल गैमेट अधिक बनते हैं और ये नए कॉम्बिनेशन जो संख्या में कम बनते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल नए कॉम्बिनेशन थे वो कम बनते, इसको कपलिंग कहा हमने, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा प्रयोग क्या, अब इनके दिमाग में डाउट उठा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगला प्रयोग क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट प्रयोग के लिए इन्होंने जो है क्या काम किया, इन्होंने जो है वो, कई बार आप सोचते हो सर ये बाजू में क्या देखते हैं, एक्चुअली क्या होता है बाजू में हमारा सिस्टम जो है ना साउंड बराबर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो कई सारे ग्राफ चलते रहते हैं उसमें के। कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग करते में साउंड ही नहीं आया पूरा पर, तो वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसलिए हम लोग बीच में चेक करते रहते हैं कि कहीं मेमोरी फुल तो नहीं हो गया, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी रिकॉर्डिंग है इट इज ऑल कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग के, एक बड़ा सिस्टम लगा होता है स्टूडियो में, उसके थ्रू रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। अब सुनिए बात ध्यान के, व्हेन दी, अब इनको डाउट हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इन्होंने एक अगला क्रॉस लगा के देखा। इन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने पेरेंट लिया कैपिटल बी स्मॉल एल के। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ब्लू राउंड ये पेरेंट लिया, ठीक है। क्रॉस लाया इसको उन्होंने किससे, स्मॉल बी कैपिटल एल इन्होंने रेड लॉन्ग, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन वाले से क्रॉस लाया, ठीक है। गैमेट बना कैपिटल बी कैपिटल एल, F1 में बना कैपिटल बी कैपिटल एल मतलब ब्लू लॉन्ग बना, है ना, नॉर्मल। अब F1 को टेस्ट कॉस्ट लाया, इस F1 को टेस्ट कॉस्ट लाया। इस बार दूसरी बात हो गई, जब F1 को यहां पे टेस्ट कॉस्ट लाया तो उन्होंने क्या देखा कि इस बार कैपिटल बी कैपिटल एल 1 टाइम बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल एल 7 टाइम बन रहा है, स्मॉल बी कैपिटल एल 7 टाइम बन रहा है, स्मॉल बी स्मॉल एल 1 टाइम बन रहा है। मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 7 टाइम बन रहा है, ठीक है, और जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो 1 टाइम बन रहा है। इस बार इनको रेशियो मिल गया 1:7:7:1 मिल गया। मतलब इससे इनको जानकारी मिल गई कि इसका मतलब यह है कि ये कहता है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो अधिक साथ रहने की कोशिश करता है। तो इसको उन्होंने कहा कि इस बार डोमिनेंट एलिल
रेसेसिव एलील का एक डोमिनेंट एलील दूसरे डोमिनेंट एलील का विरोध कर रहा है, दो डोमिनेंट एलील एक साथ कम रहना चाहते हैं। इस बार रेसेसिव एलील दूसरे रेसेसिव एलील का विरोध कर रहा है, बल्कि वो डोमिनेंट एलील के साथ रहना चाहता है। मतलब कैपिटल बी कैपिटल एल के का विरोध कर रहा है, कैपिटल बी कैपिटल एल को रिपल्स कर रहा है, कम है संख्या में। स्मॉल बी स्मॉल एल को रिपल्स कर रहा है, इसलिए संख्या में कम है। इस बार कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ रहना चाहता है, स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ रहना चाहता है। तो इन्होंने इसको बोल दिया रिपल्सन, इसके लिए इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया रिपल्सन। ठीक है, ये सब बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लिंकेज का फंडामेंटल है, मालूम होना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब F2 फिनोटाइपिक जनरेशन में क्या देखा उन्होंने, इनको 1:7:7:1 मिला है नेट के। That clearly indicate that gamete capital B small l and small b capital L are formed 7 times more than the gamete capital B small capital L and small b small l। के तो इसका मतलब हमें फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, ब्लू लॉन्ग रेड ब्लू राउंड रेड लॉन्ग रेड राउंड के, और इस फिनोमेना को हमने रिपल्सन कहा। ठीक है, क्लियर। और चूंकि कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल सेम पेरेंट से आए थे, इसलिए एक साथ रहने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप कपलिंग एंड रिपल्सन दोनों फिनोमेना क्यों थी बेटा, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ रहने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हमने कपलिंग एंड रिपल्सन को एक साथ हमने क्या बोला, इसको हमने लिंकेज काट के। बोथ कपलिंग एंड रिपल्सन जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूट ए लार्जर फिनोमेना कॉल्ड द लिंकेज। ठीक है, चलिए फिर अब लिंकेज के बारे में पॉइंट निकाल रहे हैं के। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय द बैटसन एंड पुनेट एट कपलिंग एंड रिपल्सन। ठीक है, याद रखिए कि यदि कोई पूछता आपसे किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को दिया बेटा, तो आंसर आएगा इसका मॉर्गन एंड कैस्टल। ठीक है, मॉर्गन एंड कैस्टल इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शटन एंड बॉबेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन एंड कैस्टल। ठीक है, इफ टू जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन ए क्रोमोसोम, इट इज लाइकली दैट दे विल असॉर्ट टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस एंड देयर थ्रेड विल हैपन लिंक। ठीक है, इफ द लोकस ऑफ टू जीन्स आर फॉर अपार्ट, यदि उन दोनों जीन का लोकस दूर दूर होगा एक ही क्रोमोसोम पर, तो चांसेस हैं कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कहीं भी होगा वो अलग अलग हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू इनहेरिट टुगेदर के, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन एक साथ वंशागत होने की कोशिश करते हैं बेटा के। लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम के। द इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑन सच डायहाइब्रिड क्रॉस वो है 9:3:1 को नहीं दर्शाएंगे, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान रेशियो दर्शाएंगे, क्योंकि दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर। लिंकेज इज डिफाइंड जेनेटिक। अब लिंकेज को हम यदि जेनेटिक्स में डिफाइन करेंगे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द फेलियर ऑफ टू जीन्स टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली के। जेनेटिक्स में लिंकेज की डेफिनेशन क्या आनुवांशिकी में, द फेलियर ऑफ टू जीन्स टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जब दो जीन स्वतंत्र वंशागति नहीं कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंक जीन कहते हैं। लिंकेज ऑकर्स व्हेन टू जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम के। हाउएवर टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड द सिंटैनिक जीन के। वेरी आईएमपी एम्स में इस वर्ड को पूछा गया बेटा के। एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले दो जीन जो है वो सिंटैनिक जीन कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये है कि लिंक्ड जीन्स आर सिंटैनिक, जो भी जीन्स लिंक्ड होंगे वो सिंटैनिक होंगे, परंतु सभी सिंटैनिक जीन हमेशा लिंक्ड नहीं होते। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए एक लंबा क्रोमोसोम है, ठीक है, जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये 10 के 10 जीन 10 के पूरे जीन जो सभी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, दे ऑल आर सिंटैनिक जीन। ये सभी सिंटैनिक जीन है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। लेकिन जब आप इनकी स्टडी करते हैं, इनके इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर तो होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर तो होगा। तो आप क्या पाते हैं, आप पाते हैं कि ए जीन जो आप पाते हैं कि जो जीन 1 है और जीन 10 है,
इन दोनों का जब भी आप कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं, यू ऑलवेज फाइंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों? क्योंकि कहीं भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो 1 और 10 10 अलग अलग हो जाएगा यहां पे। तो मतलब यहां पर आप जीन 1 और जीन 10 के बीच आपको लिंकेज देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर चूंकि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहां पर ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंटैनिक तो है पर लिंक्ड नहीं है। लेकिन यदि हम बात करते हैं जीन 3 एंड 4 की बात करते हैं, हमने जीन जो है वो 3 एंड 4 की बात करते हैं, तो हम क्या पा रहे हैं कि दोनों सिंटैनिक हैं और 3 और 4 केवल जब उन दोनों के बीच क्रॉसओवर होगा तभी वो अलग अलग होंगे, के मतलब अदरवाइज वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक साथ वंशागत होंगे वो, इसलिए पैरेंटल कॉम्बिनेशन आपको अधिक देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि सभी लिंक्ड जीन सिंटैनिक होते हैं। सिंटैनिक का मतलब जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन है, लेकिन सभी सिंटैनिक जीन जो है हमेशा लिंक्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जो जीन सेम क्रोमोसोम पर दूर दूर होते हैं, अपोजिट एंड पर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं, क्योंकि कारण ये कि कहीं भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन द टू जीन के। तो लिंकेज इस बात पर निर्भर करता है कि दो जीन के बीच में क्रॉसओवर का परसेंटेज कितना होता है, के क्रॉसओवर ऑकर्स इन प्रोफेस ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, के म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में होती है बेटा क्रॉसओवर, और उसमें भी कहां होती है आपको जो है वो पैकाइटिन स्टेज में आपको ये देखने मिलता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक करते हैं और अपने सेगमेंट को वो आपस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को देने वाला साइंटिस्ट कौन थे बेटा, मॉर्गन एंड कैस्ट्रेल 1910, ठीक है। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला फ्लाई। ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम आर ट्राई टू इनहेरिट टुगेदर इन द सेम कॉम्बिनेशन एज दे वर फाउंड इन द पेरेंट के। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है, वो कहती है आपसे कि वे सभी जीन जो एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वे एक साथ एक ही संयोजन के साथ में एक ही कॉम्बिनेशन में जो है वो जो उन पेरेंट से आया होता है उसमें ही अगली पीढ़ी में जाने की कोशिश करते हैं। सच जीन आर सेड टू बी लिंक्ड, ऐसे जीन को हम लिंक कहते हैं और इस तरह की वंशागति को हम लिंकेज कहते हैं के। तो लिंकेज का मतलब है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का अगली पीढ़ी में जाना, ठीक है। अब लिंकेज पैरामीटर्स की बात करते हैं। The strength of linkage will be determined by the distance between two genes। मैंने आपसे कहा दो जीन जितना दूर दूर होंगे लिंकेज का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, जो दो जीन जितने पास पास में होंगे लिंकेज का स्ट्रेंथ उतना अधिक होगा। The greater the distance, lower will be the linkage strength। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द क्रॉसिंग ओवर के। तो लिंकेज को डिस्ट्रॉय करने वाला क्या होता है बेटा, वो होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मैक्सिमम लिंकेज आपको मेल ड्रोसोफिला में देखने मिलती है 100% लिंकेज के। मैक्सिमम लिंकेज मतलब जहां पर कोई भी क्रॉसओवर जीरो है, जब कभी बेटा मैक्सिमम लिंकेज होगा ना तो उस समय क्रॉसओवर मिनिमम 0% होगा, ठीक है। मिनिमम लिंकेज आपको देखने मिलती है 50%, मिनिमम लिंकेज 50% देखने मिलती है हमको, और जब लिंकेज मिनिमम होती है उस समय क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम 50% होता है, ठीक है। यानी क्रॉसिंग ओवर कैन नॉट बी मोर देन 50%। इसके पीछे कारण क्या है, आप बोलोगे सर क्या कारण है इसके पीछे। देखो बेटा सिंपल, मैंने पहले एग्जांपल में 100% कहा था, तो 100% होता नहीं टेक्निकली के, वो मैंने समझाने के लिए आपको कहा था। अदरवाइज यदि आप टेक्निकली देखेंगे आप तो देखिए क्या है, देखो समझना बात को, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये है जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी और जीन ई, 5 जीन है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए आप, ठीक है। यदि आप बात करते हैं क्रॉसओवर की बात करते हैं आप, तो क्या देखेंगे, आपने कहा आपसे कि क्रॉसओवर की हम बात करें यहां पे, तो क्या होता है बेटा कि क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो ब्रेक होता है, दूसरे के पास चला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक। मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि ये पूरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो ए और बी अलग अलग हो गए, ए दूसरे के पास चला गया और बदले में दूसरा सेगमेंट यहां पर आ गया, ठीक है ना, क्लियर। 5 जीन थे टोटल, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि दिस इज दी 20% क्रॉसिंग ओवर, मैंने बोला आपसे समझने के लिए, अगेन इट इज एन एग्जांपल के हमने 20% क्रॉसिंग ओवर बोला हमने, ठीक है। यहां पे कट लगा, मान लो यहां पे कट लगा, तो हमने क्या बोला, हमने कहा 40% क्रॉसिंग ओवर बोला हमने, ठीक है। क्या बोला,
40% क्रॉसिंग ओवर। यहां पर कट लगा तो क्या बोला आपने, गलती मत करना, 60% बोला, नहीं 60% नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा कि ये बोलेंगे आप कि हम तीनों साथ में हैं दादा, तुम दोनों को अलग कर दिया हमने, अगेन 40% क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में? अरे सोचो, इतना घबराओ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आप 5 दोस्तों का ग्रुप है, आपके ग्रुप में 5 दोस्त हैं, आपको मिला के 4 और 2 लड़के, 4 और फ्रेंड आपके, तो कुल मिला के 5 दोस्तों का एक ग्रुप है आपका, ठीक है। 5 दोस्तों के ग्रुप में से यदि मान लीजिए कुछ झगड़ा हो गया, कोई बात में मनमुटाव हो गया, एक को आपने निकाल दिया बाहर, तो एक को जिसको बाहर निकाला आपने, आपने बोला हमने इसको निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। वो एक क्या बोलेगा, अब आप सोचिए, आप 4 लोगों से कोई पूछेगा कि क्या हुआ भाई, तो आपने बोला यार वो एक से बन नहीं पा रही थी, इसको हमने निकाल के बाहर कर दिया। उस एक से पूछा कि क्या हुआ, अरे उन 4 से बन नहीं रही थी इसलिए मैंने उनको ग्रुप से निकाल दिया। तो कोई एक अकेले की बात मानेगा या 4 लोगों की बात मानेगा? आदमी बोलेगा भैया 4 का तो ग्रुप होता है, एक का थोड़ी ना ग्रुप होता है, इस अकेले को ही निकाला होगा जरूर उन्होंने, मतलब 4 लोगों ने उसे एक को निकाला होगा, एक 4 को नहीं निकाल सकता। आई बात समझ में? चलिए, ग्रुप में से 2 लोगों को निकाल दिया आपने, तो आपने क्या बोला, 3 लोगों ने, आपने बोला यार हम 5 थे टोटल, वो 2 लोगों से बन नहीं पाई थी, दोनों को निकाल के बाहर कर दिया ग्रुप से हमने। अच्छा, अब वो 2 बोले कि हमने उन 3 को निकाल के बाहर कर दिया, मेजोरिटी किसकी है, वो 3 की मेजोरिटी है, तो किसकी बात मानेंगे, उसकी बात मानेंगे। यानी जो 3 साथ है वो लिंकेज है, 2 अलग निकाल दिए वो क्रॉसिंग ओवर है। अब बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए 5 का ग्रुप है, 3 को निकाल के बाहर कर दिया, तो एक्चुअली में 3 को निकाल के बाहर नहीं किया, वो 2 निकल गए बाहर, वो 3 तो फिर भी दोस्त रह गए, तो लिंकेज ज्यादा। तो जहां पर ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखेगा वो लिंकेज है, जो छोटा हिस्सा है वो क्रॉस ओवर। इसीलिए किसी भी क्रोमोसोम पर मैक्सिमम क्या होगा, बीच में से काट दो, आधा इधर आधा उधर, तो मैक्सिमम लिंकेज 100%, कहीं भी नहीं हुआ 100%। मिनिमम लिंकेज कहीं से 20 से काटोगे तो 50% हिस्सा इधर चला गया, 50% उधर आ गया, मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50%, मिनिमम लिंकेज 50%। यदि आपने बड़ा हिस्सा काटा तो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो लिंकेज, छोटा वाला हिस्सा क्रॉसिंग ओवर। गॉट इट? समझ में आया बेटा क्या पॉइंट है ये? मतलब ये है कि मैक्सिममली आपने क्या क्या, ठीक 20 से आप काट दोगे, ठीक 20 से काट दोगे इसको के, मान लो 6 जीन होते हैं, 3 जीन अलग 3 अलग, तो समझ में आता हाँ भाई आधा लिंकेज आधा क्रॉसिंग ओवर के। लेकिन 4 एक तरफ और एक दो, तो 4 वाला लिंकेज हो गया, 2 वाला क्रॉसिंग ओवर हो गया। आई बात समझ में? इसीलिए भूलना नहीं बेटा कि मिनिमम क्रॉसिंग ओवर 0% और मैक्सिमम क्रॉसिंग होता है 50%, ठीक है ना बेटा? क्लियर? अब बात करते हैं क्या होता है लिंकेज समूह, लिंकेज ग्रुप क्या होता है बेटा के। तो देखिए, एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन होते हैं, क्लियर? हमने कहा एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन होते हैं, ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ई जीन है, ठीक है? ये सभी जीन एक साथ मिलकर एक लिंकेज समूह आते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सारे जीन मिलकर एक साथ एक लिंकेज समूह आते हैं। लेकिन नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप वेरी आईएमपी, नंबर यानी एक जीव में कितने लिंकेज समूह होते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज इक्वल टू दी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बोल रहे हो आप, हमारी बॉडी में जब 2n46 है तो 46 लिंकेज ग्रुप होना चाहिए ना। अरे बेटा, लिंकेज कब देखने मिलेगा आपको, जब गैमीट बनेगा तब देखने मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर कब देखने मिलेगा, जब गैमीट बनेगा तब देखने मिलेगा। तो मतलब ये जो फिनोमिना है वो सोमेटिक सेल की नहीं है, ये फिनोमिना जो है वो गैमीट बनते समय की है, और गैमीट में हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर हो गया। तो ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप 23, पाइसम में 7, ड्रोसोफिला में 4, मेज में 10, बैक्टीरिया में 1 के। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें एक अकेला सर्कुलर डीएनए होता है, सारे जीन उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें, तो उसमें केवल एक लिंकेज ग्रुप देखने मिलेगा, एक सर्कुलर डीएनए करंट के। ह्यूमंस में बात करें हम, तो मनुष्य में एक मेल या फीमेल की बात करें तो एक मेल में 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, एक फीमेल में भी 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। ओवरऑल यदि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे आप, तो 22 आपके जो ऑटोसोम है वो लिंकेज ग्रुप है, हर एक पे कई सारे जीन है, एक से एक लिंकेज ग्रुप है और वाई भी एक लिंकेज ग्रुप है। तो ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन में 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं, 22 ऑटोसोम, एक एक्स और एक वाई, पर एक ह्यूमन बीइंग में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो गैमीट में जो होगा वो लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है?
लिंकेज वैल्यू की बात करते हैं टर्म के, द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी विथ विच टू जीन्स आर लिंक्ड, कि किस प्रबलता से जीन आपस में जुड़े होते हैं, वो लिंकेज वैल्यू कहलाता है बेटा के। इसको परसेंटेज में शो करते हैं हम, ठीक है। काइंड्स ऑफ लिंकेज की बात करें यहां पे हम, तो लिंकेज कंप्लीट लिंकेज या इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। याद रखिएगा, जब दो जीन, दो या दो से अधिक जनरेशन, जब कभी भी दो जीन टू और मोर देन टू जनरेशन, तो कम से कम टू जनरेशन और उससे अधिक जनरेशन तक जो है एक साथ रहते हैं, तो हम लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं के। जबकि यदि वो जो है क्विकली एक जनरेशन के बाद ही जीन सेपरेट आते हैं, तो उसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। कंप्लीट लिंकेज हमको रेयरली देखने मिलती है, जनरली लिंकेज हमको कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन हमको देखने जनरली मिलते ही मिलता है, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज रेयर होती है, ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात ये, और ये जो है, जो आपको इमेज दिखाई दे रही बेटा लास्ट में स्लाइड में, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना कॉपी के अंदर के। ये वो क्रोमोसोम है, हमें मालूम है मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी की थी पाइसम सेटाइवम पर, ठीक। क्या कैरेक्टर थे वो? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पोड शेप, प्लांट हाइट, पोड कलर, ठीक है ना, यही वो कैरेक्टर थे। तो मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे वो 4 क्रोमोसोम पर थे। कहां थे? मतलब मेंडल थोड़ी भी चूक करते ना, तो उनको, या थोड़ा सा और कोशिश करते अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, तो शायद वो लिंकेज खोज लेते, या हो सकता है अपना परिणाम ही नहीं खोज पाते वो, ठीक है। तो मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर के जीन हैं, वो पाइसम सेटाइवम में एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में 7 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें से 4 क्रोमोसोम पर बचते हैं। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 पर फ्लावर कलर और सीड कलर का कैरेक्टर है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर फ्लावर पोजीशन, पोड शेप और प्लांट हाइट का कैरेक्टर है, क्रोमोसोम नंबर 5 पर पोड कलर का कैरेक्टर है, और क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो है वो सीड शेप का कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो आज काफी लंबी चौड़ी बात हो गई लिंकेज के ऊपर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने समझने में, लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लिंकेज को सबसे सिंपलीफाइड तरीके से आपको बतलाया। अब इस पर हमें क्या करना है बेटा, डीपीपी में हमें क्वेश्चन लगाने हैं इस पर, ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो आज के लेक्चर में आपने कई सारे कॉन्सेप्ट को समझा, आपने देखा कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से क्या कनेक्शन उसका होता है। तो याद रखिएगा, और आज का डीपीपी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, जरूर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए और पढ़ने का मजा लेते रहिए। और याद रखिए, यदि हम पढ़ने का मजा लेना बंद कर देते हैं और हम इसको बर्डन समझते हैं, तो फिर हमको अपना मंजिल भी जो है वो दूर दूर नजर आने लगता है, ठीक है। और आप सफर का आनंद लेते रहेंगे, तो कितना ही मुश्किल सफर हो वो कट जाएगा। Have a great day. All the best. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.